Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बड़ा आनंद आएगा। मुझे इन सब विषयों पे बहुत इंटरेस्ट भी रहता है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा इसमें, तो ध्यान से सुनिएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी मंदिर में गए। एक जो मंदिर था वी ऑल नो, बद्रीश्वर महादेव, और चोल राजाओं का मंदिर है, राजेंद्र वन, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। और चोल राजा जो हैं ये पांड्य राजाओं के वंशज हैं। पांड्य राजाओं ने बड़ा भीषण युद्ध किया था युधिष्ठिर की तरफ से महाभारत में, और सहदेव के बड़े प्रेमी हैं माना जाए तो। सहदेव ने इन पे विजय प्राप्त करी थी राजसूय यज्ञ के लिए। ये उन्हीं के वंशज हैं। और यहाँ पे एक लीला भी हुई थी जहाँ पे कृष्ण गए थे। उन्होंने एक पांड्य नरेश को दंड भी दिया, भगवान कृष्ण ने, बट वो एक लीला है। और दंड दिया इसके कारण था कि किस तरह उन्होंने आक्रमण किया था द्वारका पर। बट पांड्य राजाओं की भक्ति थी युधिष्ठिर में, बहुत भक्ति थी उनकी। और युधिष्ठिर आपको मालूम है बड़े भक्त हैं कृष्ण के, हमेशा उनमें लगे रहते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं चोल राजाओं के एक स्वर्णिम ऐतिहासिक मंदिर में और गंगा जल लेके जाते हैं। ये इसका जो आध्यात्मिक प्रकाश में डालता हूं इसके ऊपर कि वो इतना गहरा है। मतलब ये महाभारत काल को रिवाइव किया गया एक तरीके से, कि राजा इंद्रप्रस्थ का, प्रधानमंत्री इंद्रप्रस्थ में बैठते हैं, वो जाता है चोल राजाओं के एक मंदिर में गंगा जल लेके। ये करीब महाभारत युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। और इससे और सेंगोल लाया गया, उसको भी आप कनेक्ट करिए, पार्लियामेंट में रखा हुआ है, वो भी चोल राजाओं का था। सारे मुसलमान शासक, औरंगजेब भी चोल सेना पे आक्रमण नहीं किया किसी ने भी। इतनी भयंकर सेनाएं थी उस समय, 3 लाख सोल्जर्स थे इनके ट्रेंड। और महाभारत युद्ध में जब वर्णन आता है, सुनहरे चितकबरे काम्बोजीय देश घोड़ों पे बैठ के युद्ध आते थे युद्ध करने के लिए। काम्बोज आपको मालूम ही है, कंबोडिया वहीं उसी तरफ से आता है, पूर्वी दिशा का राज्य है। उसके ऊपर चीन है पूर्वी दिशा में, उत्तरी पूर्वी दिशा में छोटा सा प्रांत है चीन, बड़ा प्रांत नहीं है चीन। और ये चोल राजाओं ने राम के बड़े भक्त हैं, और इन्होंने समुद्री दिशा से सुग्रीव की सेनाओं का अनुसरण करते हुए पूरा साम्राज्य चीन तक बैठाया। आप जो भी देखते हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां भी आपको हिंदू मंदिर दिखते हैं, सारे चोल राजाओं ने पांडव भक्ति में पांडवकालीन मंदिरों को वापस रिवाइव किया। इनके जो शुरू के जो चोल राजा थे, मतलब पांड्य राजा थे, उसका चोल आ गए उनके बाद, जो शुरू के जो चोल राजा थे उन्होंने सब जगह वहीं पर मंदिर बनाए जहां पे पांडव गए थे। ये इनकी भक्ति का वो कारण है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर उसी मंदिर में आके गंगा जल को अर्पण किया, विच इज ए डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस फॉर भारतवर्ष। इसके पहले कभी हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने वो सब किए हैं, कार्य किए हैं जो किसी ने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, या कभी समझा भी नहीं। अब मैंने जब ये एक्शन देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। बिकॉज अगर आपको इतिहास मालूम है महाभारत का, तो ये जो हिस्ट्री टर्निंग इवेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि भारत का अब फोकस होगा नौसेना पर। चोल राजाओं से बड़ी नौसेना किसी ने बनाई नहीं। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाई, लेकिन उस समय जो चोल महाराजाओं का समय था, उन्होंने जितना भी आप सिंगापुर देखते हैं, कुआलालंपुर, मलेशिया, ये सब जगह बनी है चोल राजाओं की भूमि पे। आपका शालमली द्वीप ऑस्ट्रेलिया भी चोल महाराजाओं के अंदर आता था, पपुआ न्यू गिनिया से। वहां पे एक शहर का नाम है जयपुर, JAYAPURA, मैंने अपनी बुक में 1 Arrow 1 Kill में लिखा है। और वहां पे शिशिर पहाड़ भी है पपुआ न्यू गिनिया में।
उनका बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि वनित वानर वहां पे जाके रहे थे। तो ये चोल राजाओं है, मतलब कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसको पश्चिम कभी समझ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी धर्म पे आधारित है और ये राजनीति है और ये कूटनीति है कि इसके आधार पे नौसेना की बढ़ोतरी होगी। पश्चिम में बतरी आइलैंड्स पे उन्होंने बित्रा आइलैंड्स पे उन्होंने वेस्ट के लिए भारत को सिक्योर किया और वहाँ पे रडार्स लगेंगे और बाकी सब चीज़ें लगेंगी। पूर्वी में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आगे भारतीय नौसेना का प्रचार, वन ऑफ द रिमार्केबल मिलिट्री स्ट्रेटेजीज यूजिंग चोल। अब इनको मैं आपको युद्ध करने की टेक्निक बताता हूँ इनकी। तो पांड्य राजाओं का, क्योंकि आपको बताया कि युधिष्ठिर के बड़े भक्त थे पांचों पांडव के, और कृष्ण की इनके ऊपर बड़ी कृपा थी पांड्य राजाओं पे, क्योंकि इन्होंने हमेशा कृष्ण का साथ दिया है। एक राजा इनका जो जिसको भगवान ने दंड दिया, उसका कारण कुछ और है, कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन वो दंड देने वाला कारण नहीं था। वो जो दंड था वो एक जेन्युइन था, वो कारण ही था उसका, द्वापर युग की कथा है। लेकिन पांड्य राजाओं ने की जो युद्ध शैली थी वो थी बीभत्स, भीम से इंस्पायर्ड थी। मतलब ये दुश्मन को जब मारते थे तो ऐसे मारते थे कि 200 अगर जो भी उसको देखेगा दुश्मन को जब मारा है तो उसको देख के भय हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी पे काम करते थे ये, इसलिए इनको सहदेव प्रिय था कि सहदेव कोमल है, वो इस तरह नहीं मारता है, वो शूरवीर है, लेकिन वो जब मारता है वो दया के साथ मारता है। महाबली है सहदेव भी, पांडव के छोटे भाई, पांडवों में सबसे छोटे और सबके प्रिय, कुंती महारानी के भी प्रिय, युधिष्ठिर के भी प्रिय, कृष्ण के भी प्रिय, सबके प्रिय है सहदेव। तो इसलिए उनको सहदेव बड़े पसंद थे क्योंकि वो कथा ज्यादा बोलते थे, ज्योतिष आचार्य थे, तो अनेक लुभावने तरीके से, प्लस बाहुबल है, सभी पांचों पांडव बाहुबली है। लेकिन ये जो चोल राजाओं का युद्ध शैली है वो बीभत्स, बीभत्स मतलब दया नहीं होती किसी पे, और पूरा चेस के साथ काम करते हैं, चेकमेट करते हैं, चारों ओर से मिल के करते हैं, बड़ी बुद्धि के साथ युद्ध लड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जयवर्धन का, जब उन्होंने, आप जिसको शिंगणापुर बोलते हैं, संगपुर है उसका नाम, उसके ऊपर ही घटोत्कच के मंदिर है, तो वो वहां पे घटोत्कच भी रहते थे। और घटोत्कच की सेनाओं में, घटोत्कच जरूरत तो नहीं मनुष्यों की, वो तो राक्षस है, लेकिन उसकी सेनाओं में पांड्य राजा उसका सहयोग करते थे क्योंकि दोनों की युद्ध शैली सेम थी। तो घटोत्कच ने वहां पर उन राजाओं को ट्रेन किया था अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे समुद्री दानव और इस तरह के लोग उस समय रहते थे। लेकिन जब इन्होंने डिफेंड किया कालीमंतन जो है फिलीपींस जो है, मोस्ट ऑफ द फिलीपींस जो है मलय द्वीपों में आता है, और वहाँ पे भी इनका राज चलता था। और जब ये युद्ध करते थे, किस तरह युद्ध करते थे, उदाहरण मैं देता हूँ कि एक आइलैंड था फिलीपींस का जिसका नाम है सेबू, अभी तो उसका, वहाँ से उन्होंने एंट्री की थी कालीमंतन द्वीपों में, मलय देश के द्वीप है, उस सागर का नाम भी कलिमंतन है, एक टापू का नाम भी कलिमंतन है, उन सब एरियाज में एंटर करी थी। उन्होंने चारों ओर से उस आइलैंड को सराउंड किया लेकिन घुसे नहीं, और दक्षिणी पूर्वी दिशा से वो घुसे, और उसके बाद उन्होंने आइलैंड को बीच में से डिवाइड कर दिया, दो सेनाओं के बीच में से। इस तरह उन्होंने दोनों हाफ को कंट्रोल कर लिया, इस तरह विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ। इन लोगों का एक सिद्धांत होता था, कोई भी मनुष्य ना मरे हमारी सेनाओं का, सर्वाइवेबिलिटी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ये इनका सिद्धांत होता था। और अभी तो हम लोग तरह तरह के वेपन्स की बात करते हैं, उस समय नाराज, बल्ल, छुप्र, ऐसे अनेक प्रकार के हैंड टू हैंड नख, वाघ नख, ये सब वेपन्स यूज होते थे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। प्लस तीरंदाजी में दे वर द मास्टर्स। वो बोट्स भी सिली हुई बोट्स बनाते थे, जिसका भारत का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि नेवल वॉरफेयर में भारत हमेशा नंबर 1 रहा है। सिली हुई बोट्स, जैसे आप जाएंगे अभी, अगर आप गुजरात जाएंगे तो आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन सिली हुई बोट्स मतलब कि विदाउट नेल बोट्स, कि वो बोट्स ऐसी हैं डूब नहीं सकती, पलट सकती हैं लेकिन डूब नहीं सकती वो, तो किसी भी हाल में लोग बच जाएंगे। लाइफ बोट्स
लाइफ बेल्ट जो बोलते हैं ना, लाइफ, उसका भी इन लोगों ने उपयोग बहुत अच्छी तरह किया गहरे गहरे समुद्रों में, क्योंकि उस तरफ समुद्र बहुत गहरे होते हैं, और वो सब का इन्होंने प्रयोग किया। समुद्र की जो जो कवर्ड जो बोट्स होती हैं, जैसे कि ऊपर से नीचे तक तो डूबेगी भी तो डूबेगी नहीं, उस तरह की बोट्स का आविष्कार किया। उसके उदाहरण कुछ आपको मिलेंगे फिलीपींस में या कहीं और मिलेंगे। ये सब चोल के आविष्कार हैं, चोलों के। और जब मृत्यु दंड पे आते थे किसी को देने के लिए, जब जीते थे, वो शत्रु को कभी भी उठने नहीं देते थे। कंक्लूसिव विक्ट्री। कंबोडिया में आप देखिए खमेर रूज यहीं से उत्पन्न हुआ, वो भी हिंदू राजा थे, खमेर, है ना, खमेर भी हिंदू राजा थे। और सारे मंदिरों को जो पांडवकालीन ने, ये पूरा चोल साम्राज्य जो भारत से चलता था, वो उसने उन सबको मेंटेन किया अच्छी तरह सालों तक। फिर बुद्ध के आने के बाद थोड़ा उनका पतन हुआ, मतलब जब भारत से बुद्ध का एक्सपोर्ट हुआ, बुद्धिस्ट फिलॉसफी का, लेकिन बाद में वापस वो आ गए। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, और उन्हीं साइट्स पे उन्होंने बुद्ध जो वहाँ पे अनुयायी थे, उन्होंने संरक्षण करने के लिए उन्होंने दिया। सारा मार्शल आर्ट्स जो आपको दिखता है, ताइक्वांडो, जूडो और कराटे, ये सब गया चोल साम्राज्य के द्वारा उन सब एरियाज में, क्योंकि कल्चरली में उनको मालूम था ये हमारे देश के लोग हैं, भारतीय हैं, पूर्वीय देश हैं, भारत के हस्तिनापुर के पूर्वीय देश हैं। तो मोदी जी ने इस मंदिर में जाके गंगा जल अर्पण करना भगवान शिव को, इट्स ए रिमार्केबल फीट इन द हिस्ट्री ऑफ भारत। किसी ने भी नहीं किया अभी तक। सबको मालूम है, मैं ये बोलूंगा कि मालूम नहीं, मालूम सबको है, लेकिन किसी ने किया नहीं। ये व्यक्ति हृदय से ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, विदाउट हार्ट नहीं हो सकता, और ज्ञान और हार्ट और पूर्व कर्म उसी से हो सकता है। ये किसी ने सोचा नहीं था कि महासागर नीति में भारत का पूर्वोत्तर देशों में अगर हमको ध्यान देना है, उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। वो लोग युद्ध नहीं लड़ सकते, उनमें टिकने की क्षमता नहीं है। ये चोल महाराजाओं का कंक्लूजन है कि वो टिक नहीं सकते, वो लोग युद्ध नहीं लड़ सकते, इसलिए भारत से सैनिक लेके जाते थे ये लोग, और उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि युद्ध नहीं कर सकते तो ये रक्षा करते हैं। आज भारत ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में छोड़ दिया था, इसलिए उन पे सब जगह कब्जा हो गया, फिलीपींस पे कब्जा हो गया, अमेरिका का, स्पेनियर्ड्स का। भारत पे कब्जा नहीं हो पाया क्योंकि मार्तंड वर्मा, उनके ही वंशज, उन्होंने सबको हरा दिया भारत में। नौसेना युद्ध में मार्तंड वर्मा का तो कोई सानी ही नहीं है, कोई उनके टक्कर का भी नहीं है। और बाद में हमारे शिवाजी महाराज, जिन्होंने उन्हीं से प्रेरणा ली, उन्हीं के वंशज, उन्हीं से तो ज्ञान लिया है, उसी कोष सदन से कोष से लाके उन्होंने बनाया शिवाजी महाराज ने। बड़ी भयंकर नौसेना तैयार की। तो ये जो भारत का इतिहास है, आज इसको समन्वय में देखता हूं, इट इज रिमार्केबल। और ये द्रविडियनिज्म करके जो यूरोपियन प्रोपेगेंडा चल रहा है, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम यूके, फ्रॉम MI6, फ्रॉम CIA, बकवास। एकेडमिक प्रोपेगेंडा इज बकवास। भारत एक राष्ट्र रहा है, भारतवर्ष रहा है, एक ही रहा है। जैसे भारत में कलिंग होता है, वैसे द्रविड़ एक पार्ट है उसका। द्रविड़, कोसल, कलिंग, सौराष्ट्र, ये तो भारतवर्ष के पार्ट हैं, अनडिवाइजेबल पार्ट। इतिहास से महाभारत कालीन है, अनडिवाइजेबल पार्ट। हमारे सारे गुरु आते हैं कावेरी नदी से, कावेरी, कृष्णा, पयोसिनी, ताम्रबरणी, ये सब हमारे गुरु वहां से आते हैं। कृष्णा नदी, गोदावरी, नर्मदा, ये तो हमारी अभिन्न अंग है। और ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आज मोदी जी ने ये स्टेप लेके उस प्रोपेगेंडा को भी मेरी कील डाल दी। मैं आपको बताता हूं कैसे डाली कील। क्योंकि गंगा जल जा रहा है बद्वेश्वर महादेव पे, ये तो अभूतपूर्व इंसिडेंट है। किया नहीं किसी ने, महाभारत काल के बाद किसी ने नहीं किया, पहली बार हुआ है। और मैं इस इंसिडेंट को देख के मैं स्टडी कर रहा था, इमोशनल भी काफी हो गया, क्योंकि मैं पुस्तकें इसी पर लिखता हूँ। तो मुझे फिर
बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने देखा। अब मैं आपको थोड़े से घोड़ों के बारे में बताता हूँ, किस तरह के घोड़े। अभी जो फैलाया जाता है ना गंदगी कि घोड़े तो पश्चिम से आए, नहीं, घोड़े भारतवर्ष से ही दुनिया में गए हैं, क्योंकि सेना का प्रयोग भारतवर्ष में हुआ सबसे पहले महाभारत कालीन युद्ध में, बड़े युद्ध के स्तर पे। और सेंट्रल एशिया से घोड़े आ रहे हैं, काम्बोज देश से घोड़े आ रहे हैं, और सबसे अच्छे घोड़े की नस्ल होती है सिंधु देशीय घोड़े, जो कि सिंधु नदी के तट पे जिनको अभी तो मार डाला होगा पाकिस्तान ने सब उन लोगों, लेकिन उधर के घोड़े सबसे अच्छी नस्ल के माने जाते हैं। कटिहारवाड़ी, मारवाड़ी, अनेक प्रकार के घोड़े, काबुल के घोड़े यूज किए जाते थे महाभारत युद्ध में। इन सब घोड़ों की नस्लों को चोल राजा साम्राज्य ने, क्योंकि उनको अच्छा ज्ञान था महाभारत युद्ध का, अच्छी तरह उन्होंने पढ़ाई की थी, उन्होंने उन सब नस्लों के घोड़ों को चोल महाराज के घोड़ों के अभिन्न अंग बनाया। हाथियों का युद्ध, उसको वापस रिवाइव किया, हाथियों से कैसे युद्ध किया जाता है। और भारत की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। कभी कभी हम लोग इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है, हमको ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडिया ने सारा ब्रंट किया मुसलमानों। नो 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 नो, रीढ़ की हड्डी तो यहाँ पे है, पीछे की तरफ है, चोल की तरफ है रीढ़ की हड्डी। इन लोगों ने बार बार बचाया, गुरुओं के माध्यम से बचाया ना। वहां पे तुलसीदास जी ने बचाया, यहाँ पे रामानंदी और रामानुजाचार्य, बंध्वाचार्य, इन संप्रदायों ने बचाया। सभी पूरे वैदिक संस्कृति को संभाल के रख दिया, जीवित है। 88% लोग सनातन धर्म का अनुयायी हैं तमिलनाडु में। केरल में 56%, वहां के कन्वर्ट भी सनातन धर्म को ही फॉलो करते हैं। अब वो चाहिए कि उनको डर से बाहर निकले, आगे आए, सामने आए, बचाएं, पालन करें। पालन करने से ही बचता है संस्कृति। ये इतिहास है। और सिंहल द्वीप तो चोल महाराजाओं की प्रॉपर्टी थी, जिसको अंग्रेजों ने अलग कर दिया। ब्रह्मदेश के पूरा दक्षिणी प्रांत, जो समुद्री प्रांत है, सब चोल महाराजाओं का। ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न बाउंड्री सारी चोल महाराजाओं के अंदर। शालमली द्वीप, पापुआ न्यू गिनिया, फिजी, ये सब चोल महाराजाओं के अंदर, क्योंकि सब नौसेना उन्हीं की नौसेना थी, उन्हीं का व्यापार था, उनके राज्य में व्यापार चलता था। और भद्राश्व वर्ष उसके इष्ट देव चोल महाराज के मंदिरों में शिव जी की आराधना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि शिव और विष्णु के जो मंदिर हैं, कंबाइंड मंदिर होते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, इंटरचेंजेबली यूज होता है वहाँ, क्योंकि शिव और विष्णु में अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कोई अंतर नहीं होता, तो क्योंकि विष्णु ही शिव जी का रूप लेते हैं, तो इसलिए अंतर नहीं होता। तो शिव विष्णु इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। कभी शिव जी तो आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं, विष्णु के मंदिर जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में, या किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाए। तो वेरी ब्यूटीफुल मूव, प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभूतपूर्व कदम है ये। इसकी इंपॉर्टेंस गूंजनी चाहिए भारत में, हर पग पे, हर जगह पे, हर कॉलोनी में। एंड दिस विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ नेवल वॉरफेयर ऑफ इंडिया। बंदूकों से मिसाइल प्रोजेक्शंस, नौकाओं से मिसाइल प्रोजेक्शंस करना, मतलब मिसाइल्स का टाइप डिफर हो सकता है, वो चोल महाराजाओं ने किया। बोट से बिना उतरे हुए लैंड पे जमीन को कैप्चर करना, वो स्ट्रेटेजिक चोल महाराजाओं की देन है। मॉडर्न समय की बात कर रहा हूं, मॉडर्न मतलब पिछले 3000 वर्ष की। कमांडो यूनिट्स बनाना, वो चोल महाराजाओं की देन है। पहले भी थे घातक यूनिट्स, पहले भी होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली बनाना इतिहास में वो चोल महाराजाओं का है। बाणों से आग के गोलों की वर्षा करना चोल महाराजाओं का है। मल्टीपल लॉन्चर मिसाइल्स, जो कि बात करते हैं चाइनीज को बोलते, चाइनीज नहीं है, चोल महाराजा है, चाइनीज नहीं है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर नाइदर टर्किश, चोल महाराजाओं ने किया था सबसे पहले इतिहास में। उसके ऊपर विद रिसर्च न्यू बुक में मैंने लिखा है, आप जरूर देखिएगा उसको, किस तरह पांड्या राजाओं का इतिहास को चोल महाराजाओं ने उसको यूज किया। ये अभूतपूर्व है। प्लस ट्रेड प्रैक्टिसेस, गवर्नेंस,
स्ट्रक्चर्स रूल कर रहे हैं भारत से, और कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन चल रहा है थ्रू बोट्स, थ्रू शिप्स। आपको मालूम है कितना एफर्ट लगता है उसमें, कितने शिप्स चलते होंगे फॉर इंफॉर्मेशन। एक समय ऐसा था मलक्का स्ट्रेट पे जगह नहीं मिलती थी किसी शिप को क्रॉस करने की, क्योंकि इतनी सारी बोट्स भरी रहती थी वहां पे। ये था चोल साम्राज्य, कांस्टेंट मूवमेंट, कांस्टेंट मूवमेंट। इतनी जगह नहीं, और बड़ी बड़ी बोट्स, 100 फीट की बोट्स, 150 फीट की बोट्स, उस समय के हिसाब से बड़ी बोट है। आज तो हम लोग बनाते हैं काफी लंबी बोट, 1000 फीट की बोट्स बनाते हैं हम लोग, मतलब 600 फीट 700 फीट 3 बनाते हैं हम लोग, लेकिन 100 फीट की बोट इज कंसिडर्ड बिग बोट इन दैट टाइम। तो कितनी बोट्स बनानी पड़ती होंगी ये सब गुड्स ले जाने के लिए। उसमें हाथी भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वहां से लाए जा रहे हैं, यहाँ से लाए जा रहे हैं, और फिर कोस्टल एरियाज के थ्रू वापस लाए जा रहे हैं। तो अंडमान द्वीप और ये सब द्वीप उनके अंडर ही आते थे। सिंगापुर भारतीय टेरिटरी थी, फिलीपींस भारतीय टेरिटरी थी, इसलिए वहां पे ब्रह्म लिपि में तगालग भाषा लिखी जाती थी। बहुत सारे संस्कृत शब्द मिलेंगे आपको जो भुला दिया गया फिलिपिनोस को। आप फिलिपिनो को जाके बोलेंगे कि भाई तुम गुलाम इसीलिए हो क्योंकि उनका रिलीजन ले लिया तुमने, अपना छोड़ दिया, स्ट्रगल नहीं करी आपने, क्योंकि उन लोगों का स्वभाव ऐसा है। चोल महाराजा बताते हैं कि वो इजीली डर जाते हैं, हार मान लेते हैं, इसे लड़ नहीं पाते, वो किसी से लड़ नहीं पाते। सहायक हो सकते, लड़ नहीं पाएंगे। आप देख ही रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट में, कंबोडिया और थाईलैंड का बड़ा बेकार सा कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत अभी इस पे फॉरेन पॉलिसी बनाए और इंटरवीन करे मिलिटरीली इन ऑल दीज एरियाज, जो कि पश्चिमी कंट्रोल से दूर जाने चाहिए, नहीं तो वो देश डेवलप नहीं हो सकते। शायद आपको अच्छा लगा होगा, सो थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, इस तरह की बातें हम गुरुकुल में ओपनली आंसर करते हैं, और हमारे साथ जुड़िए। ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे इन पर्सन सेशंस होते हैं हमारे सैटरडे संडे को इन सैन डिएगो। आपसे अगले शो में मिलता हूँ। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।